नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हर्ष पांडे और आप देख रहे हैं द हर्ष पांडे शो। आज हम विधायक जी के पास आए हैं। समाजवादी पार्टी के विधायक श्री ब्रजेश कठेरिया जी के पास आए हैं। उनके आवास पर आए हैं। एक बार आवास देख लीजिए। ये मेरा पहला पॉडकास्ट है। बहुत ही एंग्जाइटी हो रही है, बहुत ही डर लग रहा है। पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा, लेकिन जो भी होगा हम बोलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और ये मेरा पहला है, तो इस पॉडकास्ट में भी गलतियां होंगी, तो प्लीज आप लोग छोटा भाई समझ के माफ कर देना, जो भी कुछ गलतियां हो, ठीक है। तो हम लोग आइए अंदर चलते हैं विधायक जी के आवास पर। उन्होंने हमें समय दिया था। आइए। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत है जो जमीन से जुड़े और किसनी की आवाज विधानसभा में उठाते हैं। माननीय ब्रजेश कठेरिया जी हैं। विधायक जी, राजनीति के इस व्यस्त जीवन में हम आपको हमेशा जनता के बीच देखते हैं, लेकिन आज मैं शुरुआत सर वहां से करना चाहता हूं जहां से इन सबकी शुरुआत हुई है और जहां आपका जन्म हुआ है और जहां से आपको लगा कि आपको राजनीति में आना है। वहां कुछ बताइए सर। देखिए, मेरा जन्म बहुत ही गरीब परिवार में हुआ था। मेरे पिताजी बहुत छोटे से विद्युत विभाग के कर्मचारी रहे हैं और बाबा मेरी मजदूरी करते थे। ये माननीय नेताजी की कृपा है कि आज उनके आशीर्वाद से हम इस हैसियत में बैठे हैं और इसके लिए निश्चित रूप से माननीय नेताजी, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जो अपने पूरे सैफई परिवार को पीढ़ियों दर पीढ़ियों तक मेरा परिवार, मेरा समाज ऋणी रहेगा। सर, आपका जन्म कहाँ हुआ था? यही पास में हमारा 5 किलोमीटर पर गांव है, मंचना ग्राम पंचायत का शिव सिंहपुर। अच्छा सर, आपके परिवार में कौन कौन है, कृपया बताइए। मेरे पिताजी हैं, माताजी हैं, पत्नी है, बेटा है, 2 बेटी है। आपका एक बेटा, 2 बेटियां हैं जी। वो सर बाहर पढ़ते हैं या यहीं पे? बेटा मेरा यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, एक बेटी नीट की तैयारी कर रही है, एक फर्स्ट ईयर में। किसनी की विधानसभा जनता ने आप पर सर बार बार भरोसा जताया। अक्सर लोग कहते हैं कि नेता चुनाव के बाद बदल जाते हैं, लेकिन आप हमेशा क्षेत्र में सक्रिय रहते हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? मैंने बोला ना, मैंने अभी अपनी परिवार और क्षेत्रीय जनता में कंपैरिजन किया और उसमें मैंने प्राथमिकता दी अपनी जनता को। परिवार उसकी तो जिम्मेदारी है, मैं ब्लड का हूँ, उन्होंने मुझे जन्म दिया है, उनका नाम भी पीढ़ियों दर पीढ़ियों मुझसे जुड़ा रहेगा। लेकिन वो जनता जिससे रिश्ता माननीय नेताजी की देन के बाद हुआ है और उनका इतना अगाध स्नेह, अगाध प्यार कि मुझे 3 बार निर्वाचित किया है, मैं निश्चित रूप से अपनी इस पावन पवित्र भूमि और इतनी प्रिय जनता को न केवल मैं बल्कि मेरा परिवार और मेरी पीढ़ियां दर पीढ़ियां उनके ऋणी रहेगी। और मैं भाग्यशाली हूं कि कम से कम मुझे इतनी अच्छी जनता की सेवा करने का अवसर मिला है। 2012, 2017, 2022 हैट्रिक तो सर आपकी लग चुकी है। सर, आप ऐसी कौन सी नब्ज पकड़े हैं किसनी विधानसभा की जो भाजपा अपने दिग्गज नेता उतारती है आपके खिलाफ, लेकिन सर वो हर बार हारती है? आप बात नब्ज पकड़ने की नहीं है, बात लोगों की उम्मीद पे खरा उतरने की है। मेरी कोशिश रहती है कि जो लोगों ने मुझ पे भरोसा जताया है, जिस उम्मीद से मुझे बार बार चुनाव जिता देते हैं, निश्चित रूप से मेरी ये कोशिश रहती है कि उनकी हर उम्मीद पे मैं खरा उतरूं। मैनपुरी को सर सपा का गढ़ कहा जाता है। इस विरासत को संभाल कर रखने की जिम्मेदारी आप पर कितनी भारी पड़ती है? जितनी एक पिता की विरासत को संभालने की जिम्मेदारी एक पुत्र की होती है, उतनी ही जिम्मेदारी न केवल मेरी बल्कि मैनपुरी की जनता की। और मैनपुरी की जनता के हर दिल में माननीय नेताजी, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बसे हुए हैं। सर, पूरे प्रदेश की तरह किसनी का किसान भी छुट्टा पशुओं से सर परेशान है। किसनी का किसान सर रात भर जाकर अपनी फसल बचा रहा है। आवारा पशुओं ने किसानों की सर कमर तोड़ दी है। बतौर विधायक आपने अपनी निधि या विधानसभा में इसके समाधान के लिए कोई प्रस्ताव रखा है? आप सदन की कार्रवाइयां उठा करके देख लीजिए, कोई भी सदन की ऐसी कार्रवाई है जिसमें मैंने छुट्टा पशु और क्षेत्रीय समस्याओं को न रखा हो। लेकिन मुश्किल इस बात की, ये जो बूढ़ी बहरी सरकार बैठी है, चाहे छुट्टा जानवर की बात हो, चाहे किसानों की बात हो, चाहे रोटी रोजगार की बात हो, किसी भी बात को ये सुनने को तैयार नहीं। उनकी तो नजर में छुट्टा जानवर है ही नहीं। और जो गौशाला बनी, आज गौशालाओं की स्थिति क्या है? पूरी तरह प्रधानों के ऊपर डिपेंड कर दिया है।
उनको बजट नहीं दे रहे हैं। जो पैसा निर्धारित भी किया गया है सरकार की तरफ से 4-4, 5-5 महीने का पेमेंट उनको नहीं किया है, और गाय और हमारे छुट्टा जानवर पूरी तरह उनसे किसान परेशान है। जैसे ही चुनाव पास आने लगते हैं, विपक्ष के नेता का कहना है कि अगर समाजवादी पार्टी सत्ता में आई तो वही होगी, चोरी होगी, गुंडागर्दी होगी, लूट होगी। वो इस तरीके से जनता को समझाते हैं। जैसे सर चुनाव पास आने लगते हैं, चाहे कोई भी चुनाव हो, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? अभी 3 दिन में हमारे यहाँ 2 चोरी हो गई। कल कटरा में हुई, 2 दिन पहले हमारे यहाँ किशनी के पिथीपुर में हुई, उससे पहले अभी 15-20 दिन पहले हिंदूपुर में हो गई। सरकार किसकी है? किसकी सरकार है? भाजपा की सरकार है सर। क्यों चोरी हो रही है? ये केवल भारतीय जनता पार्टी वाले लोग इस बात को केवल इसलिए प्रचारित करते हैं कि लोगों का दिमाग मूलभूत जरूरतें, मूलभूत उनकी जो आवश्यकताएं हैं उनकी तरफ इनका ध्यान न चला जाए, इसलिए लोगों को ये भ्रमित करने का काम करते हैं। जब तक समाजवादी पार्टी की सरकार रही, लोग पूरी तरह सुरक्षित, पूरी तरह संरक्षित और पूरी तरह सम्मान की जिंदगी जिए। और आज हालात ये है कि जिस तरह लोगों की जमीन पे कब्जा हो रहा है, सत्ताधारी दल के लोग जिस तरह जमीनों पे कब्जा कर रहे हैं, जिस तरह दलित उत्पीड़न की घटनाएं बढ़ रही हैं, जिस तरह मातृशक्ति हमारी महिला उत्पीड़न की घटनाएं बन रही हैं, लोग थाने में बिलख रहे हैं, लोग तड़प रहे हैं, मुकदमे लिखे नहीं जा रहे हैं। हमारे जैसे लोग जब बड़ी मुश्किल से मिलकर के मुकदमा लिखा भी देते हैं, उसके बाद बगैर किसी एविडेंस के, बगैर किसी जांच के एफआईआर लगा करके मुकदमे खत्म किए जा रहे हैं। और जनता आज इतनी भयभीत है कि लोगों को अपने घर, मकान, रोजी रोटी, जमीन जायदाद बचाना मुश्किल है। एक पूरा सत्ता संरक्षित गैंग हर विधानसभा तहसील और क्षेत्र में, एक सत्ता संरक्षित गैंग पूरी तरह लोगों की जमीन लूटने का काम कर रहा है, और प्रशासन के अधिकारी पूरी तरह सत्ता के दबाव में पन्नू बने बैठे हैं। जब वो पीड़ित व्यक्ति तहसील या थाने में जाकर के तथ्यों के साथ अपनी बात रखता है, उसके बाद भी उस गरीब की बात सुनने के लिए कोई तैयार नहीं है। सर नेताजी के बिना यह पहला दौर है, आप उनकी कमी क्षेत्र में महसूस करते हैं सर? देखिए, अपने गार्जियंस और पिता जैसा खोना किसी पुत्र या किसी परिवार को उसकी भरपाई संभव नहीं हो पाती, कभी संभव नहीं होती है। लेकिन प्राकृतिक सत्य है कि जो आया है उसको जाना है। लेकिन नेताजी आज शारीरिक रूप से भले ही मेरे सामने नहीं है, लेकिन हम लोगों के दिल में, हम लोगों के दिमाग में, हम लोगों के रोम रोम में, हम लोगों के जिस्म के खून की एक एक बूंद में नेताजी समाहित है। कोई क्षण, कोई समय ऐसा नहीं होता है जब नेताजी मेरी आंखों से दूर हो। सर किसनी के पास एक कुसमरा जैसा है एक क्षेत्र, किसनी और कुसमरा जैसे स्थानीय बाजारों में व्यापारियों के लिए आपकी क्या योजना है? व्यापारियों के लिए सर देखिए, जब मेरी सरकार थी उस सरकार के दौरान हमारी 2 नगर पंचायत है, नगर पंचायत कुसमरा और नगर पंचायत किसनी, दोनों नगर पंचायतों को विकास के लिए, चाहे वो मरकट के रूप में दिया हो, सौंदर्यीकरण के रूप में दिया हो, चाहे वो नगर पंचायतों के सौंदर्यीकरण के रूप में दिया हो, चाहे वहां स्थानीय बरात घर आदि के लिए दिया हो, दोनों नगर पंचायतों को आप डाटा निकाल करके देख लीजिएगा। मेरी 12 से 17 की सरकार में जितना बजट दोनों नगर पंचायतों में आया है, आज 17 से आज तक 25 है, आज 25 का लास्ट दिन है, 17 से 25 के लास्ट दिन तक का बजट दोनों का निकाल करके देख लीजिएगा। जितना पैसा मेरी सरकार में आया है उतना पैसा इन भाजपा के पूरे कार्यकाल में नहीं आया, बल्कि तमाम ऐसी योजनाएं जो मेरे सरकार के द्वारा स्थापित की है, इस सरकार ने ज्वेलसी बस वो कम से कम पूरी नहीं किया। माया देखिए, किसनी में पॉलिटेक्निक कॉलेज बना खड़ा है, अभी तक सुचारू रूप से चालू नहीं हुआ। अभी हमने धरना प्रदर्शन किया, उसके बाद फॉर्मेलिटी तौर पर उसको चालू करने का काम किया है। तो निश्चित रूप से ये सरकार केवल जुमलेबाजी सरकार है, झूठ बोलने वाली सरकार है। ये सरकार उद्योगपतियों की है, ये इसका
गरीब आम जनता से इसका या व्यापारी से इसका कोई लेना देना नहीं है। सर, कुसमरा में रामनगर रोड पर गल्ला मंडी की सड़क खराब है। यहाँ के लोग सर बहुत परेशान हैं। व्यापारी बार बार ज्ञापन देते हैं अधिकारियों को, लेकिन सर कोई कार्रवाई नहीं होती। आपको पता हो, अभी जब वहां कुसमरा में जब व्यापारियों ने धरना दिया तब मैंने जाकर के उनका जन समर्थन किया था। मैं स्वयं धरना पे जाकर के बैठा था। उस समय अधिकारी आए थे और मैंने उस समय भी कहा, तो आज भी मैं ये बात कह रहा हूं, मंडी में जो व्यापारी हमारे होते हैं, जो किसान जाते हैं, वो टैक्स देते हैं। किसी की खैरात में मंडी नहीं चलती है। जब मैं टैक्स देता हूं, मेरी टैक्स सरकार के खाते में जाता है, तो आखिर उस टैक्स से मेरी रोड क्यों नहीं बनाई जा रही है? मैंने उसके लिए पहल की थी और कल भी मैंने ऊपर ये जानकारी की थी। तो मुझे ये बताया गया लखनऊ से, वो किसनी और कुसमरा दोनों की जो रोड वाली बात थी वो संभवतः स्वीकृत स्थिति में है और जल्दी बन जाना चाहिए। मैंने इस विषय को माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के पास भी रखा था और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मुझे आश्वस्त किया था और कहा था कि जाकर के कह दो व्यापारियों से, किसानों से, समाजवादी पार्टी की सरकार बनाए। जब समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी, मंडी की न केवल रोडें बल्कि मंडी को खूबसूरत बनाने का काम करेंगे। और जब विषय आपने पूछा है तो ये भी जान लीजिए, आपके माध्यम से बताना चाह रहा हूं, ये दोनों ही मंडियां समाजवादी पार्टी की सरकार की बनाई हुई है और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार उनमें काम नहीं कराना चाहती। सर, सड़क बहुत खराब है। जो किसान लाते हैं अपना गल्ला, छोटी छोटी सर वो टिर्री वगैरह जो होती हैं उस पर लाते हैं, वो सर वहीं पलट जाती है। मुझे जानकारी है इसकी, इसीलिए मैंने धरना दिया था। वहां लोग सर इसीलिए मैंने पहल की थी। वो जानबूझ के इसलिए कि ये मैनपुरी के लोग हमेशा समाजवादी पार्टी को जिता देते हैं और ये मैनपुरी में ये मंडियों की स्थापना समाजवादी पार्टी ने की थी। इसलिए यहाँ के किसान, यहाँ के वोटर कितना ज्यादा परेशान हो, कितनी ज्यादा इन्हें दिक्कतें हो, कितनी ज्यादा इन्हें मुसीबतें हो, जानबूझ करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार जेलसी बस यहाँ पैसा नहीं भेज रही है। किसानों को सर फिर कहीं मैनपुरी भागना पड़ता है भाड़ा करके। सर, विपक्ष की चुनौती, लोग कहते हैं कि सरकार आपकी नहीं है इसीलिए काम नहीं हो पाते हैं। क्या वाकई में विपक्ष के विधायक के हाथ बंधे होते हैं या फिर रास्ते निकाले जा सकते हैं? अभी मैंने विधानसभा में क्वेश्चन लगाया था। हमारे यहाँ 3-4 गांव ऐसे हैं जो नॉन कनेक्टिविटी में है, जिसमें भिटारा से लेके, एक भिटारा मार्ग से लेके सतियार, एक रठे के पास है रतनपुर, एक है मनगांव के पास बल्लमपुर, एक है पदमनेर के पास धौगा। और ये आप आश्चर्य करोगे कि जब मैंने क्वेश्चन लगाया और क्वेश्चन का जो जवाब आया, वो जवाब ये आया कि उक्त संपर्क मार्ग पक्की रोड से जुड़े हुए हैं। ये जवाब लिख के आया, देखिए ये जवाब लिख के आया कि उक्त संपर्क मार्ग उक्त गांव लेपन मार्ग से जुड़े हुए हैं। इसकी मैंने तत्काल फोटो मंगा करके और गूगल से फोटो निकाल करके और पुनः मैंने विधानसभा अध्यक्ष को पत्र लिख करके दिया कि जिन अधिकारियों ने मौके पर जाकर के निरीक्षण किया है, जिन्होंने गलत रिपोर्ट भेजी है, कम से कम जांच करा के उन अधिकारियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। तो मतलब अगर सत्ता में नहीं है तो भी विधायकों के हाथ इतने बंधे नहीं होते हैं, अगर वो प्रयास करें तो थोड़ा संभव है कुछ। ये पहली सरकार ऐसी है, अब तक चाहे जिसकी सरकारें रही हो, सदन के सभी सम्मानित विधायक, चाहे सत्ता पक्ष के हो या विपक्ष के हो, सबके अधिकार होते थे, सबके साथ समांतरता का व्यवहार किया जाता था। लेकिन इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने मुंह देख के काम करती है। माननीय मुख्यमंत्री जी सदन में घोषणा करते हैं कि सभी विधायकों को 5-5 करोड़ के प्रस्ताव पास किए जाएंगे। उसके बाद सभी विधायक प्रस्ताव देते हैं, उसमें केवल ये अपने दल के, केवल भारतीय जनता पार्टी के विधायकों के प्रस्ताव स्वीकृत करते हैं और विपक्ष के विधायकों का एक भी प्रस्ताव स्वीकृत नहीं करते हैं। ये हाल है इस सरकार का। और यही हाल और हमारे यहां जनपद मैनपुरी में तो करेल में
कुछ प्रस्ताव जो स्वयं माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिनका शिलान्यास कर दिया मुख्यमंत्री ने, और शिलान्यास के बाद जब उनको ये जानकारी हुई कि ये गांव समाजवादी गांव है, पहली बार ऐसा हुआ कि शिलान्यास के बाद वो सारे के सारे टेंडर कैंसिल कर दिए गए। इससे ज्यादा दुर्भावनापूर्ण व्यवहार और सौतेला व्यवहार मैनपुरी के साथ और क्या हो सकता है। सर 2027 में अगर आपकी समाजवादी पार्टी की सरकार आई, किसनी विधानसभा के लिए क्या क्या काम होंगे? कोई ऐसे काम जो रुके हैं आपकी सरकार आने के बाद तुरंत होंगे सर, ये बताइए। जब 27 में सरकार बनेगी, बहुत सारी जरूरतों के काम, अभी हमारे किसनी में बहुत सारी जरूरतें हैं। 5-6 गांव हमारी नॉन कनेक्टिविटी में है, जिन्हें तत्काल में संपर्क मार्ग से जोड़ूंगा। इसके अलावा बहुत सारे काम, बहुत सारी चीजें, बहुत सारे प्रोग्राम मैंने अपने जीवन में बना रखे, दिलो दिमाग में। सरकार बनते ही निश्चित रूप से न केवल किशनी में, न केवल मैनपुरी जनपद में, पूरे प्रदेश में विकास की गंगा बहेगी और लोगों में जो दहशत का माहौल है वो कम से कम दहशत का माहौल खत्म होगा। लोगों को विकसित और एक विकासशील काम करने वाली सरकार होगी, जिसमें लोग सभी के चेहरे पे मुस्कुराहट और सभी के काम आपको होते हुए दिखाई देंगे। सर अगर ब्रजेश कठेरिया जी आज विधायक ना होते तो आप क्या होते? आपको दूसरा फील्ड कोई आपको ऐसा पसंद था कि अगर आप राजनीति में ना होते तो आप किस में होते? देखिए, मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की है। अच्छा। प्राइवेट जॉब भी किया है, खुद की एक छोटी सी फैक्ट्री भी डाल के काम किया है। लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि मुझे नहीं पता मैं कहां होता अगर नेताजी जैसा मेरा हाथ नहीं पकड़ते, तो पता नहीं किस गली कूचे में, किन दर दर की ठोकरें में खाई फिरता। आज मैं जो कुछ हूं, ये हमारे पूज्य माननीय नेताजी, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और मेरे सैफई परिवार की देन है। आज मेरे पास जो कुछ है ये सब कुछ माननीय नेताजी, मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और मेरे माननीय सैफई परिवार की देन है कि आज उनके कारण मुझे ये पहचान, ये इज्जत और ये शोहरत मिली है। और दूसरा कोई अगर इसका हकदार है तो मेरी किसनी की वो प्यारी जनता, जिसने मुझ पे बार बार भरोसा और विश्वास जता करके और मुझे ये इज्जत और ये शोहरत दी है। सर नेताजी से आपके कैसे रिश्ते थे? मतलब जब आप लोग मिलते थे तो क्या बात होती थी, या आप उन्हें क्या कहकर पुकारते थे? नेताजी मेरे लिए ठीक उसी तरह थे जिस तरह किसी बहुत बड़े आध्यात्मिक व्यक्ति के लिए उसका अपना इष्ट होता है, उसका अपना भगवान होता है। मेरे लिए तब भी और आज भी और जब तक मेरा जीवन है तब तक माननीय नेताजी मेरे लिए एक व्यक्ति नहीं, एक विचारधारा ही नहीं, माननीय नेताजी मेरे लिए एक भगवान की तरह है, मेरे लिए एक ईश्वर की तरह है। और आप यकीन करिए, मैं नेताजी को एक भगवान की तरह मैं उनकी पूजा करता हूं, भगवान की तरह उन्हें अपना सम्मान देता हूं, भगवान की तरह अपने हृदय में बसा के रखता हूं। और मैं इस बात में अपने आप को भाग्यशाली भी मानता हूं कि इन हाथों से माननीय नेताजी को स्पर्श करने का अवसर मिला है। कितने बार माननीय नेताजी ने मेरे सिर पे हाथ रख के मुझे आशीर्वाद देने का काम किया है। ये शरीर नेताजी के सानिध्य रहा और नेताजी को स्पर्श किया है। मेरे लिए इससे बड़ी दूसरे भाग्य की बात नहीं हो सकती है। सर जैसे राजनीति के सिवा आप अपने खाली समय में क्या करना पसंद करते हैं? जब भी आपको अपना समय मिलता है? मेरे पास कोई समय ही नहीं बचता है। नहीं, सुबह जगते हैं तो जनता में और सोते हैं तो जनता में। हाँ, थोड़ा बहुत अगर कभी समय मिलता है तो मेरा दूसरा अच्छी बुक्स अच्छा किताब पढ़ना ही मेरी हॉबी है। जो मेरी ऊपर लाइब्रेरी बनी हुई है, रखी है, बहुत अच्छा। अच्छी लाइब्रेरी है जिसमें बहुत सारी किताबें हैं, समाजवादी विचारधारा से जुड़ी, समाजवादी आंदोलन से जुड़ी हुई, देश के महानायकों से जुड़ी हुई, देश की बड़ी बड़ी घटनाएं उनसे जुड़ी हुई, जिन्हें मैं पढ़ने का काम करता हूं। जब कभी मौका मिलता है तो मैं उन्हें पढ़ के मुझे अच्छा लगता है। जब भी आपको खाली समय मिलता है? निश्चित रूप से मुझे किताबें पढ़ना अच्छा लगता है। सर अब एक खेल है रैपिड फायर का, एक शब्द में आपको बिना सोचे समझे जवाब देना है। मैं किसी एक राजनेता का नाम लूंगा, जो भी आपके मन में सर आए, उनके लिए जो भी आपकी धारणा है। स्वर्गीय नेताजी।
ईश्वर स्वरूप। आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी। परिवार के गार्जियंस और पीडीए के महानायक। पूर्व मुख्यमंत्री मायावती जी। भारतीय जनता से भयभीत नेता। मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी। झूठ का पुलिंदा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। कोई सीमा नहीं कितना झूठ बोलना है, उसके लिए शायद कोई पैरामीटर नहीं होगा। नेता प्रतिपक्ष आदरणीय माता प्रसाद पांडे जी। बहुत ही बुजुर्ग और सम्मानित विधि ज्ञाता व्यक्ति है, जिन्हें बहुत ही संसदीय परंपराओं का ज्ञान है। समाजवादी पार्टी। किसान मजदूरों की आवाज। किसनी विधानसभा की जनता आपके मन में कहां स्थान रखती है? वो हमारी पूज्य जनता है, मेरे लिए सब कुछ है। 2027 में समाजवादी पार्टी की कितनी सीट से जीत होगी सर? समाजवादी पार्टी प्रचंड बहुमत से 2027 में सरकार बनाएगी। कोई एक नंबर बता सकते हैं आप? जो भी नंबर देख लेना, 400 सीटें समाजवादी पार्टी जीतेगी। किसनी विधानसभा में जो आपके कार्यकर्ता हैं सर लगे रहते हैं, उनके लिए क्या मूल मंत्र है 2027 के लिए? मेरा कार्यकर्ता मेरी आंख, मेरे शरीर का अंग है। मेरा कार्यकर्ता जुझारू और समर्पित कार्यकर्ता है। मैं अपने इन बहादुर कार्यकर्ताओं को, बहादुर साथियों को नमन करता हूं, वंदन करता हूं। अभी एसआईआर के प्रकरण में भी मेरे कार्यकर्ताओं ने जिस तरह 24 घंटे मेहनत करके जो एसआईआर जैसी सरकार की दी हुई चुनौती को स्वीकार करके और कम से कम उसमें जो सार्थक परिणाम दिया है, मैं अपनी जन क्षेत्र के उन तमाम कार्यकर्ताओं को, वरिष्ठ नेताओं को आपके माध्यम से बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देते हैं। सर, लखनऊ में 40 ब्राह्मणों की एक बैठक हुई है, ठीक है? तो वहां को लेके सोशल मीडिया पे बहुत तस्वीर वायरल हो रही है। लोग बहुत अटकलें लगा रहे हैं कि ब्राह्मण परेशान है इस सरकार में, और आपके आदरणीय माता प्रसाद पांडे जी ने भी कहा है कि वहां ना ब्राह्मणों का सम्मान सुरक्षित हो तो यहाँ आ जाइए। माननीय शिवपाल जी ने भी कहा है कि ब्राह्मणों का यहाँ ज्यादा सुरक्षित है सम्मान। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? जो बैठक हुई है समस्या वो नहीं, राजा करे तो सब ठीक और जनता करे तो गड़बड़। इससे पहले भी तो कोई एक बैठक हुई थी, उस पर कोई टिप्पणी नहीं हुई, और आखिर इस बैठक पे क्यों टिप्पणी हो रही है? सच बात यह है कि जो निर्वाचित विधायक हैं, जो अपनी बात रखना चाहते हैं, जो कहीं अपने को कुंठित और असहज महसूस करते हैं, आज ये आताताई सरकार अपने ही विधायकों की आवाज को दबा करके उनके आवाज को दबाना चाहती है, जिसके लिए माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कई बार ये स्टेटमेंट दिया है कि ये लोकतंत्र है। इस लोकतंत्र का वो गुलदस्ता है जिस गुलदस्ते में हर तरह के फूल हैं, और लोकतंत्र की यही खुशबू है कि हर व्यक्ति को अपने एक मर्यादा, हर व्यक्ति को अपनी बात कहने का अधिकार है, अपनी बात ऊपर तक पहुंचाने का अधिकार। लेकिन ये सरकार उस लोकतंत्र की भी हत्या करके पूरी तरह डिक्टेटरशिप चलाना चाहती है कि जो हम कहें वही सही, आप करोगे वो गलत। एक जो आपने अभी बैठक का जिक्र किया है, वो कुटुंब परिवार उसको नाम दिया गया था बैठक को। आप अगर वो कुटुंब परिवार तो ये कौन सा परिवार था? सही बात। अगर उससे दिक्कत नहीं तो इससे दिक्कत क्यों हो रही है? सच बात यह है कि लोग जो अपने आप को कुंठित महसूस करते हैं, जो अपने आप को पीड़ित महसूस करते हैं, जिन्हें लगता है कि मेरे हकों पर डकैती पड़ रही है, चाहे वो इनका अपना कार्यकर्ता हो, चाहे आम जनता हो, जब वो अपनी बात रखने की कोशिश करती है, देखा नहीं आपने कितनी बार छात्रों पे, कितनी बार हमारी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं पे, कितनी बार शिक्षा मित्रों के ऊपर, जो अपनी बात कहने के लिए लोकतांत्रिक तरीके से, जो पूज्य महात्मा गांधी जी ने जो हमें अस्त्र दिया है आंदोलन का, जब उस रूप में अपनी बात रखने के लिए गए तो उनके ऊपर विधानसभा के सामने लखनऊ की गलियों में, रोडों पर उन पर लाठियां भांजी गई। और मेरी वो बेटियां, मेरे वो लोग जो लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात रखना चाहते थे, इस सरकार ने अपनी ताकत से
उनके इरादों को, उनके मंसूबों को एक बार नहीं कई बार कुचलने का काम किया है। सर, उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती नहीं आई है, बहुत परेशान है युवा। टेट सीटेट किए हुए हैं लेकिन भर्ती नहीं आ रही है। शिक्षा मंत्री से बार बार आप लोग भी सवाल करते हैं कि कब आएगी कब आएगी, तो इस पर क्या कहना चाहेंगे? आपने देखा होगा अभी सदन चला था, इस बार भी चर्चा हुई। हर बार सदन में हम लोग बात रखते हैं, हर बार हम लोग क्वेश्चन आवर में बात रखते हैं, अपनी प्रश्नगत जो संसदीय व्यवस्था है उन संसदीय व्यवस्थाओं में मैंने हर बार बात की। हमने 69,000 भर्ती में जिस तरह सरकार ने गोलमाल किया है, मेरा उद्देश्य ये नहीं कि किसी को आप निकाल दो, लेकिन ये जरूर मेरी सरकार से हम लोगों ने मांग की कि कम से कम जिन्हें कट ऑफ मेरिट में भर्ती होना चाहिए था, आखिर सरकार को ये क्या पड़ी है कि वो कोर्ट इनडायरेक्ट वे में कोर्ट का सहारा लेकर के वो तमाम बेरोजगार जो उम्मीद लगाए बैठे हैं कि मुझे रोटी और रोजगार मिलना चाहिए, उनके साथ खिलवाड़ करने का काम कर रही है। और इनका मकसद केवल इतना है, ये नहीं चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश के नौजवान को रोजगार मिले, उत्तर प्रदेश का नौजवान अपनी जिंदगी इज्जत और सम्मान से जी सके। केवल ये शब्दों की बाजीगरी करके जनता को बेवकूफ बनाने का काम करते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे सामने ब्रजेश कठेरिया जी। सर, बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमें अपना कीमती समय में से समय दिया, और बहुत बहुत आभारी हैं। धन्यवाद। तो पॉडकास्ट बहुत अच्छा हुआ, विधायक जी ने बहुत सही सवालों का सही से जवाब दिया है, और आप देखते रहिए द हर्ष पांडे शो। थैंक यू सो मच, बाय बाय।